जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये 2023 का पेपर है और आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चलेगा कि आखिर पीसीएस यूपी पीसीएस में पेपर कैसा पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कितने कितने सवाल आते हैं। ये सारे तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर 21 तक का बात किया गया है और मैंने इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताया कि 21 सवाल हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें कितने सवाल कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 22 से लेकर सवाल नंबर 46 तक, ठीक है। और इसके बाद में 4-5 वीडियो और आएंगे, 2023 का ही संबंधित रहेगा सवाल, जितने भी पीसीएस में पूछे गए हैं 2023 में। और अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं 7-8 साल और पीछे का भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि 2 फरवरी या 1 फरवरी से यूपी पीसीएस 2024 का प्रैक्टिस सेट शानदार सॉल्व कराया जाए और 10 दिनों के अंदर सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सवाल नंबर 22 है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी तिथि मतलब कौन सी अंतिम थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोपला विद्रोह। दोस्तों मोपला विद्रोह जो था दोस्तों ये हुआ था 1921 में, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में हुआ था इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, अंतिम अंतिम पूछा गया है तो हो जाएगा मोपला विद्रोह, जो कि 1921 में हुआ था। लेकिन आपको और भी मालूम होना चाहिए, जैसे जो 3 ऑप्शन है ना, ये भी मालूम होना चाहिए, कभी पूछ ले। तो सबसे पहला दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए था होम रूल आंदोलन, ये हुआ था 1916 में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में हुआ था। और उसके बाद आता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में हुआ था, लेकिन जो महीना है वो डिफरेंट था। और इन चारों में सबसे लास्ट में हुआ था मोपला आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उत्तर यही से होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 2 सूची दिया गया है। एक सूची में दिया गया दोस्तों पर्वत के नाम, दूसरे सूची में दिया गया देश का नाम। तो बताना है कौन सा पर्वत कौन से देश में है। तो पहला है दोस्तों अक्लिमजारो पर्वत। तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है पॉइंट नंबर 3 वाला मैच होगा, यानी कि तंजानिया में, ठीक है। और पॉइंट नंबर बी में दोस्तों टूबकल, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों ए से, मतलब पॉइंट नंबर 1 से यानी कि मोरक्को से। सी में है स्टेनली, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों युगांडा से, पॉइंट नंबर 4 से। और लास्ट में है डी है यानी कि हागर, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2 यानी अल्जीरिया से, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे आइए बात करेंगे। इसमें दोस्तों सवाल नंबर 24 में है, 2 सूची दिया गया, ठीक है। आपको ये बताना है कि सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 किससे कौन सा संबंधित है, ठीक। अब सूची नंबर ए में है दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है पेपिटक वर्ड, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों जीवाणु से, यानी ये क्या है, एक जीवाणु है। दूसरा बी है डेंगू, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों विषाणु से, यानी पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। और सी है हाथी पाँव, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों कृमि से, ठीक है, ये सामने वाला। और डी है मलेरिया, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि प्रोटोजोआ से, ठीक। आइए इसमें बात करेंगे। इसमें दोस्तों सवाल नंबर 25 में भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में ये दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा विस्तार से बात हम लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है। पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकती। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। देखो विधान परिषद में दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी विधान सभा में मान लो सीट है 40, एक बात बता रहे हैं, तो विधान परिषद में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस 40 का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें कहा गया है। और प्रश्न नंबर 26 में निम्न में से कौन सी तिथि विश्व बेटलेट्स दिवस के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2 फरवरी को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। तो विश्व वेटलेट्स दिवस अर्थात विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है, मध्याह्न योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी आपको नहीं दी, अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, डी में है 2021, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछा गया है 28 में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है,
के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल एक, यानी कि पॉइंट नंबर 1 ही सही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 29 में? इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो दोस्तों 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में लिखा है दोस्तों जैनुल आबिदीन। ठीक है, तो दोस्तों ये कश्मीर के ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने 50 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया था, जो कि 1420 से लेकर, लिख देता हूँ यहाँ, 1420 से लेकर 1470 तक इनका शासन था। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, ये 2023 का पेपर है। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हेड़ पाया जाता है? इसी पर ध्यान देना। तो दोस्तों 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 ही सही, यानी कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय सुधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। इसमें दोस्तों कहा गया है सवाल नंबर 32 में कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? इसके बारे में हम लोग इसके पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं विस्तार से। फिलहाल इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सतत विकास। ठीक है, और सतत विकास क्या, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, विस्तार से हम लोगों ने बात किया है। प्रश्न नंबर 33 में भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन ब्रो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील चोपड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 34 आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर दोस्तों 34 में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। यहाँ इस पर ध्यान देना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, यानी पहला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे बताना। ठीक, तो 34 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है दोस्तों? ए में दोस्तों 4 1 2 3, यानी पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब पहले हम लोग जानते हैं 4 में दोस्तों क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 9 दिसंबर, लिख दे रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। फिर 4 के बाद क्या है, पॉइंट नंबर 1 में क्या है, प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 29 अगस्त, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 29 अगस्त 1947। अब यहाँ पर अगस्त को AU लिखा है, तो ध्यान देना। अगला क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको कितने विस्तार तरीके से इसको समझा दिया। अब आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 35 में है दोस्तों कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। ये बात जो है सही नहीं है। अगला सवाल क्या है इसमें? अगला सवाल है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? या क्या पूछा गया है? नहीं है, तो इस पर फोकस करना। ठीक है, तो एक पॉइंट पर एक जगह लिखा गया दोस्तों काव्यत्री और दूसरी जगह लिखा गया पुस्तक। तो ये बताना है कौन सा काव्यत्री का संबंध जो है किस पुस्तक से नहीं है। नहीं होगा तभी तो सुमेलित नहीं होगा ना उसका। अब प्रश्न नंबर 36 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? यानी कि गंगाबाई का संबंध दोस्तों, जो गंगाबाई काव्यत्री, इनका संबंध गणेश देव लीला से नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है पॉइंट नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दयाबाई जो काव्यत्री, इनका संबंध हो जाएगा विनय मल्लिका पुस्तक से, और सहजोबाई का संबंध हो जाएगा सहज प्रकाश से, और सोन कुमारी का संबंध हो जाएगा स्वर्ण बेली की कविता से। कभी भी ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार पीसीएस में इन सभी के बारे में, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों 37 में कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या पूछा गया कैप्टन हॉकिंस के बारे में? तो 37 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी ना तो एक सही है ना 2 सही, यानी कि
अगर हम कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक में क्या है, वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, ये भी बात गलत है। और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी बात गलत है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो फिर क्या कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में क्या चीज़ सही है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, कैप्टन हॉकिंग्स जेम्स प्रथम का राजदूत था और 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में पहुंचा था। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 38 में, निम्नलिखित पेशाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आइए काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करेंगे किसको, पेशाओं के शासनकाल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों नाम आएगा आपका बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों 1713 से लेकर 1720 तक, 1713 से लेकर 1720 तक। फिर दोस्तों नाम आता है बाजीराव प्रथम। इनका दोस्तों हो जाएगा 1720 से लेकर 40 तक। फिर दोस्तों तीसरा नाम आता है माधवराव प्रथम, यानी पॉइंट नंबर 4, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 4 है माधवराव प्रथम। इनका हो जाएगा दोस्तों 1772 से लेकर 1773 तक। और लास्ट में है दोस्तों नारायण राव, इसका संबंध हो जाएगा 1772 से लेकर, एक मिनट, माधवराव प्रथम का हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बालाजी विश्वनाथ का हो जाएगा 1713 से लेकर 1720, और बाजीराव प्रथम का हो जाएगा दोस्तों 1720 से लेकर 1740 तक। ठीक, अब इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 3 है माधवराव प्रथम, यानी पॉइंट नंबर 4 वाला जो आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1761 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया था वहाँ पर, 1761 से लेकर 1772 तक। और नारायण राव का हो जाएगा 1772 से लेकर 1773 तक। ठीक, ये मालूम होना चाहिए। अगला सवाल 39 पूछा गया है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत। ठीक है, क्या पूछा गया, रेगिस्तान के बारे में। सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, ऐसे बताना है। तो 39 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यानी कि सबसे छोटा जो होगा इन चारों में से सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, यानी ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर उसके बाद में आएगा 4, यानी गोबी मरुस्थल। फिर उसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर 2 अरेबियन मरुस्थल। फिर नंबर 4 पे आएगा नंबर 3 वाला सहारा मरुस्थल। यानी कि क्या समझे आप, इन चारों में दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा पहला वाला, फिर उसके बाद में चौथा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा, यानी सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 में क्या है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनिर्धनता के प्रकार हैं। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी क्या है, बी में ऑप्शन लिखा है 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 पॉइंट सही है। ठीक है, और क्या पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से, यानी कि पूर्ण, सापेक्ष और व्यक्तपरक निर्धनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में दोस्तों पूछा गया है वैदकालीन प्रशासन में भाग 2 कौन सा अधिकारी होता था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, उसको क्या कहते थे, भाग 2, इसको क्या कहते थे, राजस्व कर जमा करने वाले को भाग 2 कहते थे। ये वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में संबंधित है। अब आइए वैदिक कालीन प्रशासन के बारे में और लोग के बारे में जानते थे कि उनको क्या कहते थे। मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं स्पष्ट से बोल रहा हूँ, आपको सुनना है। भाग 2 के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है वज्रपति, उसको दोस्तों कहते हैं चारागाह भूमि का अधिकारी। फिर दोस्तों आता है अगला नाम ग्रामीणी, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों गांव प्रमुख। फिर दोस्तों अगला नाम आता है अश्पश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा दूत या समाचार वाहक। अगला है दोस्तों अच्छवाप, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों लेखपाल, जो आज लेखपाल है। फिर अगला है दोस्तों सुत, इसका संबंध हो जाएगा सारथी से। फिर लास्ट में है जीव ग्रभ, इसका संबंध हो जाएगा पुलिस अधिकारी से। ठीक है, तो इतना मालूम होना चाहिए, कभी भी कहीं पर पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा आयोजित जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत डिलीवरी प्रमोट करने के माध्यम से मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के
के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? आसान सा सवाल है ये, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मालूम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था और लक्ष्मी सहगल को इस रेजिमेंट की कमांडर नियुक्त किया गया था। यह रेजिमेंट 2 वर्ष तक यानी 1943 से लेकर 1945 तक अस्तित्व में रहा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैं बहुत विस्तार से आपको समझा रहा हूँ कि 2023 का सवाल कैसे कैसे पूछा गया था, और आने वाले वीडियोज़ में 3 से 4 दिन बाद हम बढ़िया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे विस्तार से बढ़िया से। तो इसलिए अभी आप जान लो पेपर कैसे पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हर चीज़ जान लो। प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो 44 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी केवल एक। ठीक, एक क्या है? ये वाला, यानी कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये कौन सी मिट्टी है? तो दोस्तों इसमें ये है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल दोस्तों, इसमें दोस्तों पूछा गया प्रश्न नंबर 45 में निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, यानी कि आजिजुद्दीन खान। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर डी, आजिजुद्दीन खान। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद आजिजुद्दीन खान ने किया था। ये पुस्तकें ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से बरामद की गई थी। इनके फारसी अनुवाद को दलाइले फिरोज शाही नाम दिया गया था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि कितना जो है कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना सवाल पूछा गया है इस वीडियो में। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ में विस्तार से बात किया था। आइए बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया है आज सवाल नंबर 22 से। ठीक है, यहाँ से तो पहला क्या था सवाल नंबर 22 में क्या था? तो सवाल नंबर दोस्तों 22, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा लिख लूँ क्योंकि मैंने भी लिखा नहीं है, आप सभी के सामने मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। पहला सवाल क्या था 22 में है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम तिथि थी? ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल हो गया। फिर दूसरा क्या है, इसमें क्या पूछा गया था? सवाल नंबर 23 में इसमें पूछा गया है पर्वत और देश के बारे में। तो ये हो गया दोस्तों आपका ज्योग्राफी का सवाल। ठीक है, इससे एक सवाल आ चुका है। और विषाणु, ये हो गया आपका साइंस का सवाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का सवाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइंस का एक सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य विधान से, ये हो गया दोस्तों पॉलिटी का एक सवाल। ठीक, और 26 में क्या है? विश्व वेटलैंड्स दिवस। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं करंट का सवाल। यूपी जीके और करंट को मैं एक में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या है मध्याह्न भोषण योजना, ये भी हो गया दोस्तों करंट का सवाल, सवाल नंबर 27 भी। अगला क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति, ये हो गया दोस्तों पॉलिटी का एक सवाल और आ गया। और निम्नलिखित में से कश्मीर किस शासक? दोस्तों ये तो ये हो जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री का एक सवाल। ठीक, अगला क्या है? भारत के इस भाग में हुंगल नामक हिरण पाए गए, ये हो जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी का एक सवाल। अगला क्या है? संसाधन विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व रिपोर्ट संख्या के वार्षिक, ये आप इसको रख सकते हैं, इसको आप संख्या, इसको आप इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हैं, या फिर इसको हम करंट में ही जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 32 में क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान। तो दोस्तों इसको हम रख देंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट में एक सवाल आ गया। अगला क्या है? भारतीय मूल के किस व्यवसाय को साउथ वर्क के लंदन बरो चुना गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों करंट का सवाल। 34 में क्या है? संविधान प्रथम। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पॉलिटी का एक सवाल और मिल गया। ठीक, अगले आइए 35 में क्या है? ये हो जाएगा आपका करंट का सवाल। 36 में क्या है? ये हो जाएगा आपका पुस्तक। तो इसको आप मान लीजिए, इसको आप मॉडर्न में भी मान सकते हैं और एज अ करंट में भी मान सकते हैं, क्योंकि इसलिए करंट में कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टैटिक सवाल है, ये आपको थोड़ा सा आप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको हम मॉडर्न में ही मान के चलते हैं। ठीक है, मॉडर्न में मान के चलते हैं इसको। 37 में कैप्टन हॉकिंग्स, इसको भी मॉडर्न मान के चलते हैं। और निम्नलिखित पेशाओं के, इसको भी मॉडर्न मानेंगे। अगला है 39 में रेगिस्तान, इसको मानेंगे ज्योग्राफी में। और 40 में क्या है? इसको मानेंगे हम लोग इकोनॉमिक में। ठीक है, इकोनॉमी मानेंगे एक सवाल। और 41 में क्या है? वेदकालीन प्रशासन, जिसको मानेंगे हम लोग एंशिएंट में। निम्नलिखित में जननी सुरक्षा, इसको मानेंगे करंट अफेयर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको मानेंगे हम लोग मॉडर्न से। 44 में क्या? निम्नलिखित लेटराइट, इसको मानेंगे ज्योग्राफी से। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक, इसको मानेंगे मिडाइवल से। अब दोस्तों हम लोगों ने कितना सवाल बात किया? 22 से लेकर 45 तक, यानी कि
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यानी कि 15 और 9 15 हो गया। 24 सवाल हम लोगों ने बात किया। 24 में दोस्तों ध्यान देना, 6 सवाल आपके सिर्फ करंट अफेयर से पूछा गया, ये चीज़ ध्यान देना। 24 सवाल टोटल हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। 24 में से 6 सवाल पूछे गए आपके करंट से और थोड़ा यूपी जी के भी मान लो उसमें एक सवाल, यानी कि करंट का टोटल 6 सवाल। अगला है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है 1, 2, 3, 4, 5 सवाल। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया 5 सवाल, और मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया यानी मध्यकालीन से पूछा गया 2 सवाल, और एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास से पूछा गया है 1 सवाल, और साइंस से पूछा गया है 1 सवाल, और इकोनॉमिक्स से पूछा गया है 1 सवाल। ठीक, और क्या बच्चा पॉलिटी, तो पॉलिटी से पूछा गया है दोस्तों 3 सवाल। ठीक, इन्वायरमेंट से पूछा गया है 1 सवाल, ध्यान देना। अब क्या बचा, ज्योग्राफी से पूछा गया है 4 सवाल। ठीक है, तो 24 सवालों में इतने इतने सब्जेक्ट का भी इतना सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों अब आगे वीडियोस में बात करेंगे हम लोग 46 नंबर सवाल से लेकर लगभग 70 से 80 सवाल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर करो। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।